प्लेन विल डिस्कस दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ विल। ठीक है, तो ये मैंने आज भी आप लोगों को ग्रुप में जो 4-5 वर्ड्स में लिख के भेजा था ना, उसमें भी मैंने आप लोगों को भेजा था विल के बारे में। ठीक है, कि विल क्या होता है। ठीक है, अभी एक सेकंड में बता देता हूँ, देखो मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए किधर है विल, विल एंड टाइप्स ऑफ विल। तो विल क्या होता है? विल एक लीगल डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, देखिए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन्स इंटेंशन विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो उस लीगल डिक्लेरेशन को बोला जाता है विल। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि विल के एसेंशियल क्या क्या है, क्या क्या विल में होने चाहिए। तो ये भी मैंने आप लोगों को आज जो 12 भेजे थे ना लिख के, उसमें भेजा था मैंने, और सबसे लास्ट वाला मैंने वही भेजा था, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ विल। क्या होना चाहिए एसेंशियल? मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर। विल जो भी बनाएगा वो साउंड माइंड होगा। ठीक है, और वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या है? मस्ट बी साइंड बाय द टेस्टेटर और बाय समवन ऑन हिज बिहाफ इन हिज प्रेजेंस। ठीक है, तो जो भी टेस्टेटर जिसको देना चाह रहा है उसका सिग्नेचर जरूरी है। तीसरा है मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेस। जो भी दे रहा है विल, ठीक है, उसका उसके साथ जो भी 2 विटनेस होंगे उसके सिग्नेचर होने ही चाहिए। फोर्थ है आपका मस्ट एक्सप्रेस अ क्लियर इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी टेस्टेटर वो बिल बना रहा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ तो ये मतलब बांटने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्पोज करने के लिए दे रहा हूँ, तो उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा इसके बाद क्या था? काइंड्स ऑफ विल। तो काइंड्स ऑफ विल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रिविलेज विल, दूसरा होता है अनप्रिविलेज विल। ठीक है, तो प्रिविलेज विल का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, मैंने पिन कर दिया मैंने भी अभी। ठीक है, देखो, हाँ, प्रिविलेज विल का मतलब होता है आर्म फोर्स के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई वॉर चल रहा है, अभी इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था हाल ही में, कल या परसों। ठीक है, तो अगर वहां पे कोई बंदा मर रहा है और उससे पहले अगर उसने अपने जो भी साथी गण है उनको बोल दिया कि भाई मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, अब मेरा 2 बेटा है। ठीक है, तो एक को बोलना बोरीवली का ले लेगा और एक को बोलना कि अंधेरी का ले लेगा। तो अगर ऐसा उसने बोल के गया है तो उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, साइन करने की जरूरत नहीं है। उनको जो है प्रिविलेज मिला है और वो प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे उनका मरने से पहले वक्तव्य था, जैसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये प्रिविलेज सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज को दिया जाता है, इसीलिए प्रिविलेज बिल कहा जाता है उसको। ठीक है, प्रिविलेज बिल। दूसरा है अनप्रिविलेज बिल, मतलब ये आपको जो है बिल टेस्टेटर जो है एकदम कायदे से बिल बनाएगा, उस पे सिग्नेचर करेगा, उस पे 2 विटनेस का जो है हस्ताक्षर होगा। ठीक है, और इसके बाद उसका क्लियर इंटेंशन होगा कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी किसको देना है। तो ये होता है अनप्रिविलेज बिल। ये सब कॉमन सिटीजन जो होते हैं उनके लिए है। अब इनकेस मान के चलिए अनप्रिविलेज बिल भी है, मैं इसमें भी क्या होता है, कभी कभी जो देने वाला होता है वो बिल बनाने से पहले मर जाता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या उसको प्रिविलेज बिल का फायदा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, उनका क्या होगा? तो अगर उन्होंने बिल नहीं बनाया है तो जो भी उसके सक्सेसर होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से उसको जो है लॉफुली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे मैं हूं, ठीक है, और मेरा काम था कि मैं बिल बना के जाऊं, लेकिन मैं बिल, एक सेकेंड, मैं बिल बना के गया नहीं। ठीक है, और मैं मर गया, तो अभी क्या होगा? तो मेरे पीछे अगर 2 एकड़ जमीन है और मेरे 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को लॉफुली आधा आधा मिलेगा। ठीक है, बाय सक्सेसर उसको बोलते हैं। तो ये होता है अनप्रिविलेज बिल केसिंग बिल का। एक होता है प्रिविलेज बिल, एक होता है अनप्रिविलेज बिल। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वैसे तो बहुत सारे टाइप का होगा, जैसे जी अगर कोई ऐसे में तो ओरल बिल हो सकता है, रिटर्न बिल हो सकता है, इसके बाद आपका तो ऐसे में बहुत सारा होता है। ठीक है, मेजरली बिल का 2 ही पार्ट होता है, एक होता है प्रिविलेज और एक होता है अनप्रिविलेज। ठीक है, ये मेजर पार्ट है। बाकी आप छोटे छोटे देखोगे तो आप अगर कोई लिख के बिल बनाता है तो ओरल रिटर्न बिल होगा। अगर कोई बोल के बिल देता है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे बांट देना, वो मर गया, तो ये ओरल बिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो बहुत सारा है। अगर कोई साथ में ज्वाइंट बिल बनाता है तो ज्वाइंट बिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने अपने हिसाब से, लेकिन मेजर जो है वो 2 ही है, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना वो सब आ जाएगा आपका अनप्रिविलेज विल के पार्ट में। ठीक है,
जो भी आप बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला ओरल या आपका ये रिटर्न या आपने बोला ज्वाइंट, ये सब अनप्रिविलेज विल का पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनका क्वेश्चन। क्वेश्चन को लग रहा है टैग करना पड़ेगा, क्वेश्चन भाग जाता है। एक सेकंड, हाँ बोलिए ना। आएगा, हाँ आएगा, करेक्ट। देखो उनके ऊपर है, पूछने का रहेगा तो पूछेगा, नहीं पूछने का रहेगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछना चाहिए हर सब्जेक्ट, हर आपके टॉपिक में, सब्जेक्ट में ना, जो भी है सबसे एक एक सवाल तो बनता ही है। पारसी से भी पूछेगा, क्रिश्चियन से भी पूछेगा, सक्सेशन से भी पूछेगा, ये तो जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विल। ठीक है, हमने विल को एक्सप्लेन किया, एसेंशियल क्या है विल के हमने वो भी पढ़ा, और इसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ विल पढ़ा। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रिविलेज, सॉरी, प्रोविजन ऑफ तलाक अंडर मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के अंडर तलाक का प्रोविजन क्या है, हमने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बाय हस्बैंड है 3, ठीक है, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। ठीक है, इसके बाद है बाय वाइफ, तलाक मुबरत, तलाक खुला। ठीक है, इसके बाद है तलाक तफवीज, ये सब क्या है, बाय वाइफ है। ठीक है, इसके बाद आपका जुडिशियल डाइवोर्स होता है। इसके बाद है आपका बाय कंस्ट्रक्शन भी डाइवोर्स होते हैं, जिसमें इला और जिहार होता है। जिहार बोलता है कि प्रोहिबिटेड, अगर आपने किसी रिलेशनशिप से कंपेयर कर दिया तो वो डाइवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वापिस से डिटेल में कर दूं क्या, तो मुझे वो पेज खोलना पड़ेगा जिसमें मैंने पूरा भेजा था ना 29। समझ में आ रहा है ना ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने किया था, कोई ऐसा ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल। देखिए, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, हाँ ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा, देखिए, एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज। एसेंशियल क्या है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एसेंशियल क्या है। सबसे पहले पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसके बाद कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, फ्री कंसेंट। ये भी आप लोगों को ग्रुप में मैंने भेजा है, देखो किधर गया, मारो भाई कोई पिन करो, किधर गया, सोर्सेस एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज। देखिए सबसे ऊपर वही है, क्या क्या है, पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरा ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तीसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए, चौथा कंसिडरेशन होना चाहिए जिसको डावर या मेहर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद विटनेस होने चाहिए 2, और इसके बाद जो है एब्सेंस ऑफ लीगल इम्पेडिमेंट। एब्सेंस ऑफ लीगल इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा मतलब जो उन लोगों में प्रोहिबिटेड है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने पहले से ही 5 शादी किया है, फिर से अभी शादी करोगे तो वो वैलिड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, उन लोगों में क्या कहा गया है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अगर आपने प्रोहिबिटेड में कर लिया तो ये क्या हो गया, तो ये एब्सेंस ऑफ लीगल इम्पेडिमेंट का मतलब क्या है कि लीगली जो नहीं होना चाहिए था वो हटा दो। ठीक है, अगर वो है तो फिर वो वैलिड शादी नहीं होगा। प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं करना है तो आपको नहीं करना चाहिए, तो एब्सेंस ऑफ लीगल इम्पेडिमेंट होना चाहिए। तो ये आपका हो गया वैलिड मैरिज के असेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट आपका, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। करेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का मतलब क्या है, वही तलाक वाला सीन। ठीक है, तो तलाक लेने के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, इसके बाद कितने टाइप के तलाक होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो देखिए इधर गया आपका मुस्लिम मैरिज में डाइवोर्स, इधर गया फारसी, इधर ही था ना, लिखा था मैंने। हाँ, कोई नहीं नहीं, क्वेश्चन थर्ड में क्या है, ये तो एसेंशियल क्रिश्चियन मैरिज है यार, नहीं वो नहीं है। हाँ देखिए, ये है 8वां सवाल है। ठीक है, डिजोल्यूशन के लिए क्या क्या है, पहला है देखिए, डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तलाक लेना, डाइवोर्स। तो देखो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा
ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, या आपसे पूछा जाएगा ग्राउंड ऑफ क्या बोलते हैं तलाक, या आपसे पूछा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के ग्राउंड बताइए। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? शादी तोड़ना। तो शादी का तोड़ना का मतलब डाइवोर्स। ठीक है, तो डाइवोर्स कब महिलाएं कब कब ले सकती है, ये भी मैंने आप लोगों को भेजा था। कब ले सकती है? देखो सबसे नीचे हमने वही भेजा था आपको, अभी किसी ने भेज दिया वापिस, बहुत अच्छा है, रुचिता राणे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, देखो किधर गया यार, भाग जाता है फटक से। हाँ देखिए, मुस्लिम महिलाएं कब ले सकती हैं डाइवोर्स, डिजॉल्व कब कर सकती है शादी को? तो फेलियर टू हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, अगर महिला को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, खाने पीने का पैसा नहीं दे रहा है, कपड़े का पैसा नहीं दे रहा है, वो डाइवोर्स ले सकती है। दूसरा बाय क्रुअल्टी, अगर हस्बैंड क्रुअल्टी करता है तो भी डाइवोर्स ले सकती है। फिर हस्बैंड को अगर जेल हो जाता है 7 साल से ऊपर तो भी डाइवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है। तो ये सब तो हो गया डिसोल्यूशन करने के, शादी को तोड़ने के। लेकिन शादी को तोड़ने के बाद तलाक होता कितने टाइप का है, ठीक है? तो सबसे पहला है बाय हस्बैंड। हस्बैंड को अगर तलाक देना होगा तो वो तलाक के हसन दे सकता है, तलाक के अहसन दे सकता है, तलाक के बिद्दत दे सकता है, ठीक है? अगर वाइफ, हाँ हाँ हेलो, देखिए आपसे पूछ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज और लॉन्ग आंसर में है, ठीक है? तो आपको सारी चीजें लिखना है, सब कुछ लिख दो उसमें, ठीक है? कि शादी को डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, कितने टाइप के तलाक होते हैं, ठीक है? और हाँ 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 हाँ, और आप ग्राउंड भी लिख दो। अगर आपको दूसरा कोई सवाल ग्राउंड से नहीं पूछा है ना, तो आप इसमें ग्राउंड आराम से लिख सकते हो। तो आपका पेज जो है ना भरा लगेगा, और लगेगा कि डाइवर्स से रिलेटेड इसने सारे प्रोविजन कवर कर दिए, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि भाई कोई जो है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, लीगल एज उसका होना चाहिए, ठीक है? लीगल एज मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है, लड़के का भी लड़के का शायद 18 साल है, लेकिन लड़की, हाँ लड़की का जो है प्यूबर्टी एज है। प्यूबर्टी एज का मतलब जो महिलाओं में वो क्या होता है यार, वो पीरियड शुरू होता है ना, हाँ, तो तब से उनको माना जाता है कि ये अब शादी के योग्य हो गई हैं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब है कि उस एज तक वो लड़की होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, इसके बाद आपका जो है फ्री कंसेंट था, इसके बाद आपका 2 विटनेस था। ये सब ऐड करके बढ़ा चढ़ा के लिखोगे मस्त हो जाएगा, ठीक है? चौथा था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, ये मैंने आपको बता दिया। आपको पहले ये पूरा बताना है कि महिलाएं कैसे डाइवोर्स ले सकती हैं, ठीक है? इसके बाद आपको बताना है कि डाइवोर्स के फॉर्म कितने होते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको बताना है ग्राउंड कितने हैं। अगर ग्राउंड से सवाल नहीं पूछा है तो उसी सवाल को जो डाइवोर्स का पूछा है ना या डिसोल्यूशन का, उसी में सब भर देना, ठीक है? 13 में 12 तो कम से कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू अल्टरेशन, रिवोकेशन, रिवाइवल ऑफ अ विल, ठीक है? देखिए आप जब कोई विल बनाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है, ठीक है? क्या क्या होता है आपके पास? अल्टरेशन का, रिवोकेशन का और रिवाइवल ऑफ विल का, ठीक है? मैंने कोई विल बनाया, ठीक है? आप मान के चलिए मैंने विल बनाया और मुझे लग रहा था कि यार मेरे को ना मतलब विल बना दिया, अब पता चला कि मेरे बेटे ने या मैंने खुद एक और जमीन ले लिया, ठीक है? और विल बन चुका था मेरे मरने से पहले ही। तो अभी क्या करेंगे, उस विल में कुछ तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है? तभी तो वो जमीन का जो प्रॉपर्टी है आप उसमें ऐड करोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है, डिफाइन कोडिसिल, ठीक है? डिफाइन कोडिसिल। कोडिसिल एक ऐसा ये है, डॉक्यूमेंट है या लीगल आप समझ लो टूल है, जिससे आप किसी भी बिल को अमेंड कर सकते हो, ठीक है? उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप डायरेक्टली बिल को नहीं छेड़ सकते, आपको एक कोडिसिल लगाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ यहाँ पे अमेंडमेंट करना है, ठीक है? तो कोडिसिल के जरिए जो है आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो कोई जैसे मान के चले मैंने विल बनाया, ठीक है? और विल बनाने के बाद मुझे लगता है कि भाई ये एक प्रॉपर्टी मेरा बाद में बढ़ गया, ठीक है? तो अब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा। या कुछ ऐसा था जो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं था, उसका भी आपने जिक्र कर दिया है, फिर भी आपको अल्टरेशन करना पड़ेगा।
तो अल्टरेशन आप कभी भी विल में कर सकते हो, रिवोकेशन भी कभी भी विल में कर सकते हो, ठीक है। अल्टरेशन का मतलब कुछ भी चेंजेस उसमें, अगर आपने किसी को विल दिया, विल किया, अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे उसको विल नहीं करना था, मैंने गलती से कर दिया, आप रिवोक कर दो, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आप जो है किसी भी विल को रिवोक कर सकते हो, रिवोक मतलब कैंसल, रिवोकेशन कहलाता है। अल्टर का मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, उसको अल्टरेशन बोलते हैं। और तीसरा है आपका रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है कि आपने एक बार विल कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया, ठीक है। अभी आपको लगता है कि नहीं यार वो विल तो सही था, मैंने गलती से उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप कर सकते हैं उसमें रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब वो बिल को जो है ना कैंसिल करके सेम टू सेम एज इट इज बनाओ और साइन करके एग्जीक्यूट कर दो, ये हो गया आपका वही बिल जो है फिर से लागू हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवाइवल। रिवाइव का मतलब क्या होता है, वापिस से उसको जिंदा करना, अगर कोई मरा हुआ है तो आपका बिल क्या हो गया था, रिवोक करके कैंसिल हो गया था, अब आपको उसी को फिर से वैलिड करना है ना, तो उसको बोला जाता है रिवाइवल ऑफ विल। तो कैसे कर सकते हैं, आप पहले वाले को कैंसिल करके नया बना लो उसी के जगह पर, ठीक है। या आप जो है कोडिसिल लगा के उसमें जो है जो जो क्लॉज थे जिसमें आपको लगता था कि यहाँ यहाँ पे मैंने रिवोक कर दिया है, उसको रिवोक करके कैंसिल कर दो, आपका हो गया, ठीक है। ज्यादा विस्तार में चाहिए तो कल मैंने लेक्चर में बताया भी था, अभी भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक सेकंड किधर गया, सॉरी, हेलो। हाँ हाँ, वो पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, मेरा पीडीएफ इतना कुछ हो गया ना मैसेज में, ग्रुप में, तो मिल नहीं रहा, ठीक है। एक सेकंड, फुल डिटेल में बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। मिलता नहीं, एक सेकंड, हाँ मिल गया, चलो ठीक। हमारा 14th, हाँ यही था, 14th क्वेश्चन वही था, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, री एग्जीक्यूटिंग द ओरिजिनल विल, ठीक है। आपका जो विल था वो फिर से री एग्जीक्यूट कर दो, तो री एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, जो आपका पहले वाला था ना उसको हटा के उसी के तर्ज पे एकदम नया बना और उसको वापस से एग्जीक्यूट कर दो ओरिजिनल को, ठीक है। या आप कोडिसिल लगा दो। तीसरा है एग्जीक्यूटिंग अ न्यू कोडिसिल, ठीक है, दैट शोज एन इंटेंशन टू रिवाइव द ओरिजिनल विल और कोडिसिल, ठीक है। तो ये होता है आपका रिवाइवल ऑफ रिवोक्ड विल या रिवाइवल ऑफ विल बोला जाता है इसको, ठीक है, सेक्शन 73 में है। तो यही है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किधर गया, ये अल्टरेशन, रिवोकेशन और रिवाइवल समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझे ना। देखो रिवाइवल का मतलब क्या है, आपने कोई भी विल बनाया, ठीक है, और आपने उसको रिवोक कर दिया कि मुझे अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया। आपको लग रहा था कि मुझे नया बनाना है, ठीक है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी था अभी मेरे पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया है तो मैं उस हिसाब से नया बनाऊंगा, तो आपने उसको रिवोक कर दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपने जिसको बिल दिया किया था वो बाद में बदमाश निकल गया, अब आपको लगता है नहीं उसको देना ही नहीं है, कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया, ठीक है। रिवोक के कुछ भी ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार बेवजह उसको बिल को जो है रिवोक कर दिया मैंने, मुझे उसी को जो है वापस से वैलिड करना है। तो जब आप एक बार रिवोक कर देते हो तो उसको जो है नॉर्मली आप वैलिड नहीं बना सकते, वो हो गया खत्म, अब आपको दूसरा बनाना है, ठीक है। लेकिन रिवाइवल ऑफ विल बोलता है कि भाई आपको अगर कोई भी विल जो है आपने रिवोक कर दिया, ठीक है,
और आपको लगता है कि उसको ही वैलिड करना है, तो आप उसको री एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, ओरिजिनल को, और या तो कोडिसिल लगा के उसमें अमेंडमेंट कर दो, जहां जहां पे आपने वो चेंजेस करना है आप चेंजेस करके वहां पे लिख दो कि मैंने ये गलती से रिवोक करा था, अभी मैं इसको वैलिड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप अपना कर सकते हो कोडिसिल लगा के, तो आप उसको री एग्जीक्यूट करके भी वैलिड कर सकते हो, या आप कोडिसिल लगा के पुराने वाले जो आपके विल थे उसमें अमेंडमेंट करके उसको वैलिड बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिवाइव करना, उसी विल को जो जिसको आपने पहले डिस्ट्रॉय कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसी को आप वापस से जिंदा कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है रिवाइवल ऑफ विल। अल्टरेशन का मतलब वही चेंजेस आपको कुछ करना है तो, और रिवोकेशन का मतलब होता है रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। ये 3 था आपका टॉपिक। इसके बाद इनका कौन सा सवाल है, अगला सवाल है इनका सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में भी मैंने बताया था क्या था सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में 4 प्राइमरी सोर्सेस है, ठीक है। पहला है कुरान, दूसरा है सुन्नत, तीसरा है इजमा, चौथा है कियास, ठीक है। कुरान का मतलब क्या है, जो उनके जो मतलब गॉड हैं अल्लाह, उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने जो भी बोला, ठीक है, उनके जो अवतार थे उस समय पर प्रोफेट मोहम्मद, उन्होंने जो भी लिखा वो सब कुरान में गया, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने बोला या किया, उसको हमने जिसमें लिखा उसको बोला हमने सुन्नत, सुन सुन के हमने उसमें ऐड किया। तीसरा है इज्मा, कुरान में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, सुन्नत में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो इज्मा में आएगा। और इज्मा क्या होता है, इज्मा होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ जूरिस्ट, ठीक है। जैसे मान के चलिए कुरान में कुछ ऐसे आज आज मॉडर्न एरा है, ठीक है, अभी कुछ ऐसे सिचुएशन है जो उस जमाने में नहीं रहे होंगे, तो उस हिसाब से अभी जो इशू है उसको कुरान में कहीं पे सॉल्यूशन नहीं है, सुन्नत में भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो जूरिस्ट जो होंगे इस्लामिक स्कॉलर, वो जो है उसके ऊपर माथा पच्ची करेंगे, उसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको बोला जाएगा इज्मा, ठीक है। अब कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जो कुरान भी नहीं सॉल्व कर सकता, सुन्नत भी नहीं, इज्मा भी नहीं, तो वहां पे रीजनिंग लगता है। रीजनिंग किसका, यही जूरिस्ट लोगों का, ठीक है। तो वो अपने रीजनिंग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको बोला जाता है कियास, ठीक है। ये हो गया आपके 4 प्राइमरी सोर्सेस। नेक्स्ट है आपका सेकंड सोर्सेस, ठीक है। सेकंड सोर्सेस में भी 4 है। पहला है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कानून है उनका, शरिया लॉ या मोहम्मदन लॉ, ये क्या है, उसमें कुछ ना कुछ तो मुस्लिम लोगों के लिए रूल है, रेगुलेशंस है, कहाँ से आए, सब सोर्स ही है ना। तो लेजिस्लेशन जो भी हमारा होता है, हमारे जो कानून बनते हैं वो भी हमारा सोर्स होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट का काम करता है, सोर्स का काम करता है, ठीक है। तीसरा है कस्टमरी प्रैक्टिसेस, उन लोगों के कस्टम में जो भी प्रैक्टिस चलता होगा वो भी सोर्स का काम करता है, जैसे हिजाब पहनना, ठीक है, 5 वक्त का नमाज पढ़ना, ये सब क्या है, ये शुरू से होता आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक सोर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स माना जाता है उनको, ठीक है। और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्सियस, ठीक है। जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इशू पे इस्लामिक लॉ के अंदर, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सियंस लगा करके उस इशू को जो है सॉल्व करोगे, ठीक है। उस इशू को ऐसे सॉल्व करोगे आप ताकि आने वाले फ्यूचर में कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, सबको बेनिफिट हो, किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, ठीक है। ये तो ये हो गया आपके सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट है आपका मेहर या डावर और टाइप्स ऑफ मेहर, ठीक है। अगला सवाल है इनका, तो मेहर क्या होता है, मेहर या डावर शादी के टाइम पे पति के द्वारा दिए गए अमाउंट को मेहर कहा जाता है, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में। ये मेहर कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, मेहर या डावर बोलते हैं। मेन होता है 3 ही टाइप का, लेकिन लिखने के लिए आप 4 लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो 3 भी चलेगा, ठीक है। मेन 3 ही होता है। पहला होता है प्रॉम्प्ट डावर, दूसरा होता है डिफर्ड डावर, तीसरा होता है कस्टमरी डावर, ठीक है। एक और डावर होता है जिसको एक्सचेंज डावर बोलते हैं, ये वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहला है आपका प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब है
कि शादी हुआ और महिला जो है तुरंत डिमांड कर सकती है, शादी के इमीडिएटली आपको पे करना पड़ेगा, तो वो डावर कौन सा होगा? प्रॉम्प्ट डावर। दूसरा है डिफर्ड डावर। डिफर्ड डावर का मतलब शादी का डिसोल्यूशन जब होता है उसके बाद महिला क्लेम कर सकती है, या अगर महिला को कोई बच्चा हुआ तो भी वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो शादी के बाद या बच्चा होने के बाद जो भी डावर का क्लेम किया जाता है वो डेफर डावर कहलाता है। ठीक है, तीसरा है कस्टमरी डावर। कस्टमरी डावर का मतलब होता है कस्टम के हिसाब से, अब मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, और कोई लड़का है जो गरीब है, तो क्या मुझे वो 1,000 देगा डावर में? नहीं देगा ना। मेरा जो सोसाइटी में लेवल है, स्टेटस है, उस हिसाब से मुझे डावर मिलेगा, बराबर। लड़के का जिस हिसाब से सोसाइटी में लेवल रहेगा उस हिसाब से वो डावर देगा। तो जब सोसाइटी के स्टेटस देख के, सोशल स्टेटस देख के, कस्टम के हिसाब से जब हम डावर देते हैं तो उसको कस्टमरी डावर कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ है आपका एक्सचेंज डावर। एक्सचेंज डावर का मतलब है पति देता है डावर, अगर महिला को है इच्छा तो वो भी दे सकती है डावर, ये होता है आपका एक्सचेंज डावर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेहर और टाइप्स ऑफ मेहर, जिसको डावर भी कहा जाता है, तो मैंने डावर कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैप्सिंग ऑफ लेगेसी। ठीक है, लैप्सिंग ऑफ लेगेसी, लेगेसी का मैंने आपको पहले बताया था। लेगेसी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से विल, ठीक है, वसीयत। ठीक है, मैं किसी को वसीयत दे रहा हूं। तो लैप्सिंग ऑफ लेगेसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए मैंने किसी को विल किया, ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने किसी को वसीयत किया। अब आपको पता है कि विल जो होता है एग्जीक्यूट कब होता है? जब वो बंदा मर जाता है। ठीक है, मैंने किसी को विल किया कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करता हूं, ठीक है, और पता चला मतलब मेरे मरने के बाद उसको वो प्रॉपर्टी जाना था, तो मेरे मरने से पहले वो मर गया, ठीक है, जिसको मुझे वो प्रॉपर्टी देना था, तो अभी उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लैप्सिंग, लैप्सिंग। ठीक है, लैप्सिंग ऑफ लेगेसी, कि जिसको हम देने वाले थे वो वही नहीं रहा, तो वो किसको जाएगा? किसी को नहीं जाएगा। तो वो जो लेगेसी था हमारा वो वहां पे लैप्स हो जाएगा। तो जैसे ही लैप्स होगा तो वो रिटर्न किसके पास आ जाएगा? जिसने उसको विल करा था। ये समझ में आया? कल आप लोग नहीं थे तो मैंने लेक्चर में भेजा था, तो अभी वापस से करने का मौका मिला है, तो समझ में आया? तो देखिए अभी जो मैंने बताया ना, सुन्नी लॉ का हिसाब ये है कि भाई अगर तुमने किसी को विल दिया, ठीक है, वसीयत करा, और तुम्हारे मरने से पहले बेचारा वो मर गया, तो वो जो है लैप्स हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये सुन्नी लॉ बोलता है। सिया लॉ क्या बोलता है कि तुमने एक बार दे दिया ना विल, ठीक है, भले वो मरे, वो लैप्स नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो सिया लॉ का मानना है कि भाई तुमने किसी को विल करा, अब वो मर गया, ठीक है, तो वो मर गया तो उसके घर वाले तो होंगे, उसके लीगल हियर तो होंगे। जब तुमने उसको विल कर दिया तो उसके बच्चे को ले लेंगे, उसके दादा ले लेंगे, उसकी मम्मी ले लेगी, कोई ले लेगी। जब तुमने उसके नाम कर दिया तो उसका हो गया। अब वो मरे या कुछ भी हो, अगर मरेगा भी तो उसके लीगल हियर को जाएगा, वो लैप्स नहीं होगा। ये सिया लॉ बोलता है। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं शिया लॉ के हिसाब से मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, और मैंने किसी को विल करा और मुझे लगता है कि मैंने उसको विल कर दिया, मान के चलिए मैंने उसको विल कर दिया, वो मर गया, ठीक है, तो सिया लॉ के हिसाब से किसको जाएगा? वो उसके हियर्स को जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, उसके हियर को थोड़ी देना था, मुझे तो उसको देना था। अब वो मर गया तो क्या करूं? तो मैं रिवोक कर दूंगा। ठीक है, मैं रिवोक कर सकता हूं, लेकिन वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, लैप्स उस कंडीशन में होगा अकॉर्डिंग टू सिया लॉ, उसके अगर हियर नहीं होंगे, ठीक है, तो लैप्स होगा और फिर वो वापस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सुन्नी लॉ में डायरेक्ट आ जाएगा। सिया लॉ बोलता है कि नहीं रुको, तुम उसके परिवार वाले को देखो, अगर उसके परिवार वाले होंगे तो उसको दे दो, नहीं रहेगा तब आपका जो है विल लैप्स हो जाएगा और फिर वो आपके पास आ जाएगा। तो लीगल हियर नहीं होगा तभी सिया लॉ में लैप्स होगा, नहीं तो लैप्स नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैरिज मुस्लिम लॉ के अंदर। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 टाइप का शादी होता है। एक होता है सही मैरिज, जिसको वैलिड मैरिज बोला जाता है। वैलिड मैरिज के एसेंशियल क्या क्या है? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए,
डाउरी या मेहर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नो लीगल इम्पेडिमेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, या कोई भी बंदा 5 शादी करके नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, बातिल मैरिज। बातिल मैरिज का मतलब क्या होता है, बैड फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब कोई भी ऐसा शादी जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इस्लामिक लॉ में, उसको बातिल मैरिज बोलेंगे। एग्जाम्पल फॉर बातिल मैरिज का, कि भाई आपको बोला गया है कि आप जो है अपने ब्लड रिलेटिव से शादी नहीं करेंगे, जैसे वो ब्रेस्ट फीडर, इन लोगों में एक ब्रेस्ट फीडर का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जिस माँ ने, मतलब मान के चलिए एक बच्चा है, ठीक है, उसकी माँ मर गई, अब उसको किसी मुस्लिम महिला ने गोद लिया और उसको दूध पिलाया, ठीक है। अब उसकी अगर कोई बेटी भी रहेगी ना, तो भले इसका कोई रिश्ता नहीं है उसकी बेटी से, ठीक है, लेकिन वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तो अगर ऐसे में शादी होता है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और 2-3 थे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, यही सब है बातिल में। इसके बाद तीसरा है फासिद। फासिद का मतलब कोई भी ऐसा शादी जो गलत है लेकिन आप उसको सही कर सकते हो एक हद तक, ठीक है। मतलब कोई ऐसी शादी है, इरेगुलर है, आप उसको चाहो तो रेगुलर कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना यार, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हो गया सही मैरिज। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है बातिल मैरिज। इसके बाद होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है, वॉइडेबल का मतलब यह है कि आप कुछ हद तक आप चाहो तो उसको वैलिड कर सकते हो, ठीक है। तो यही वॉइडेबल को इरेगुलर भी कहा जाता है। तो इरेगुलर मैरिज जो होता है, जैसे मान के चलिए किसी ने 5 शादी कर ली, ठीक है, 5 शादी मुस्लिम लॉ में अलाउ नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया इरेगुलर। अब एक को किसी को डाइवोर्स दे देगा, फटाक से रेगुलर हो जाएगा, बराबर ना। तो ये है, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जो मैंने नोट्स भेजा है ना बना के, आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट क्वांटिटी तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो ये है आपका फसिद मैरिज। इसके बाद जैसे मान के चलो कन्वर्जन अलाउ नहीं है मुस्लिम लॉ में, मान के चलिए मैंने शादी कर लिया था, वो इरेगुलर हो गया, मैं उसको तुरंत कन्वर्ट कर दूंगा, बन जा, जैसे ही कन्वर्ट करके शादी करूंगा हो जाएगा रेगुलर, ठीक है। तो ये है। चौथा है आपका मुट्टा मैरिज। मुट्टा मैरिज का मतलब एक टेम्पररी मैरिज होता है, ठीक है। टेम्पररी मैरिज का मतलब ये 6 महीने साल भर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, सही सब कुछ सही चल रहा है, तो आप उसको रेगुलर मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब 1 साल हो गया, खत्म होने वाला है, अभी कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप कैंसिल कर लो, हो गया आपका, ठीक है। तो ये है आपका मुट्टा मैरिज। नेक्स्ट है आपका 10वां सवाल, लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल। लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल मेरे क्वेश्चन में है जो मैंने भेजा था, देखिए बता देता हूं मैं। ये आपका है लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल का 4th है, तो आप लोगों को याद हो गया यार। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए अभी क्या क्या है आपको ये अच्छे से समझना है। देखिए ये बोलता है डोमिसाइल के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये भी समझ लो, मैंने शायद इसमें नहीं दिया है क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं है, इसमें पूछा है सिर्फ लॉ बताइए डोमिसाइल के रिलेटेड, तो मैंने सिर्फ वही लिखा है, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल जो होता है इनके शॉर्ट नोट में है सीजे सर के कि कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो डोमिसाइल जो होता है, डोमिसाइल 3 टाइप का होता है। एक होता है डोमिसाइल बाय ओरिजिन, ठीक है, जैसे मेरे बाप दादा थे यहाँ के भारत के, ठीक है, तो मैंने भारत में रहा और मेरे बाप दादा भारत के थे तो मुझे डोमिसाइल मिल गया, तो डोमिसाइल बाय ओरिजिन हो गया। डोमिसाइल बाय चॉइस, अगर आपको लगता है कि मुझे भारत में आके रहना है, ठीक है, तो आपको जो भी ये क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है आप जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था ना सिटीजनशिप, कैसे हम लेते थे सिटीजनशिप, वही है डोमिसाइल का भी यहाँ पे रूल, ठीक है। और तीसरा है आपका डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर आपने भारत में 12 साल से ज्यादा रहा है, ठीक है, जो भी लॉ का प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम है, अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हो तो आपको डोमिसाइल मिल जाता है। तो 3 टाइप का डोमिसाइल होता है, एक डोमिसाइल बाय ओरिजिन, डोमिसाइल बाय चॉइस, डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है, लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल, ठीक है। तो लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल में सेक्शन 5 बोलता है लॉ रेगुलेटिंग सक्सेशन। तो इसमें सबसे पहला बोला है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, देखिए सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया
इज गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डिजीज्ड डोमिसाइल, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, रिगार्डलेस ऑफ द डिजीज्ड डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, किसी का भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो इंडिया में रह रहा है तो वो मरा कहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंडियन लॉ के हिसाब से होगा, ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द डिजीज्ड वाज डोमिसाइल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, कोई भी बंदा जहां मरता है अगर उसका डोमिसाइल वहां का था मरते समय, ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी उस डेथ वाले जगह का जो डोमिसाइल होगा वहां के लॉ से जो है गवर्न होगा, ठीक है। मान के चलिए मैं भारत में पैदा हुआ था लेकिन मैं पला बड़ा सब कुछ हुआ मेरा अमेरिका में, ठीक है, और मेरा मुझे बाद में डोमिसाइल वहां का मिल गया लेकिन कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी मेरा इंडिया में भी था, ठीक है, तो अभी अगर मैं मरा हूं अमेरिका में तो मेरे मूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में होंगे वो अमेरिका के लॉ से गवर्न होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। इमूवेबल का मतलब है कि भाई अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इंडिया के लॉ से चलेगा, भले वो मरे कहीं पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवेबल प्रॉपर्टी में बोलता है कि भाई जिस कंट्री में उसका डेथ होगा उस डोमिसाइल के हिसाब से जो है उसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो जहां पे भी हो, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये बात करता है सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 6 बोलता है, देखिए इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, देखो, इफ अ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया डाइज इन फ्रांस, ठीक है, कोई बंदा है जिसका भारत में जन्म हुआ, भारत का डोमिसाइल है लेकिन वो फ्रांस में मरता है, लिविंग मूवेबल प्रॉपर्टी इन फ्रांस एंड इंडिया, ठीक है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी था मूवेबल जो कि फ्रांस में भी था और इंडिया में भी था। सक्सेशन टू ऑल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना मूवेबल प्रॉपर्टी का डोमिसाइल कहाँ का लगेगा, जहां पे उसका डेथ होगा, ठीक है, तो ये बंदा मरा कहाँ था, नहीं यार तो गलत बोल रहा है, डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ डेथ, ओके ठीक है, हाँ तो यहाँ पे जो बंदा था इंडिया का उसका डोमिसाइल तो इंडिया का था ना, भले मारा वो फ्रांस में, करेक्ट है करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो जो भी बंदा जिस बंदा का डोमिसाइल जहां का होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसका जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस हिसाब से, जो वहां के सक्सेशन लॉ में दिया गया होगा, ठीक है, सिर्फ मूवेबल के केस में। तो इफ अ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है, डाइज इन फ्रांस, लिविंग मूवेबल प्रॉपर्टी इन फ्रांस एंड इंडिया, सक्सेशन टू ऑल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय इंडियन लॉ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इफ एन इंग्लिश मैन डोमिसाइल इन फ्रांस डाइज इन इंडिया, लिविंग प्रॉपर्टी इन बोथ कंट्री, सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय फ्रेंच लॉ, ठीक है, ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, अगर सभी को समझ में आया तो बोलो, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूं, समझ में आया, देखो बहुत बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए ये बोल रहा है कि कोई भी बंदा जिसका डोमिसाइल, ठीक है, जहां का होगा उसका मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, उसी के, भले वो मरे कहीं पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि कोई बंदा है जिसका इंडिया का डोमिसाइल है, वो मरा फ्रांस में, अब उसका प्रॉपर्टी इंडिया में भी है थोड़ा मूवेबल, लेकिन हाँ, और फ्रांस में भी है थोड़ा, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि उसका डोमिसाइल इंडिया का था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मूवेबल है, ठीक है, तो सक्सेशन लॉ इंडिया का चलेगा, ठीक है, ये हो गया मूवेबल के केस में सेक्शन 5 में। और इमूवेबल के केस में क्या बोलता है, इमूवेबल के केस में बोलता है, देखिए, सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ रिगार्डलेस ऑफ द डिजीज्ड डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी भी बंदे का, ठीक है, डोमिसाइल अगर इंडिया का है तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इंडिया के लॉ से चलेगा, ठीक है, उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले वो मरे कहीं पे, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अभी बोल रहा है
कि वो जो बंदा था जो इंडिया का रहीवासी था और मरा फ्रांस में, अगर उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो वो किसी लॉ के हिसाब से गवर्न होगा? बताओ कोई। इंडिया, करेक्ट, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई गुंजाइश नहीं, इमूवेबल में तुम यहाँ जन्म लिए हो तो तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। ऐसा मूवेबल में है कि भाई तुम्हारा डोमिसाइल जहां का होगा ना वहीं का, ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए सेक्शन 6 बोलता है वन डोमिसाइल ओनली इफेक्ट सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ए पर्सन कैन हैव A person can have only one domicile at a time for the purpose of succession to movable property, ठीक है। अगर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है तो किसी एक ही जगह के डोमिसाइल के हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। दूसरा बोलता है सेक्शन 7 डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ पर्सन इन लेजिटिमेट बर्थ, ठीक है। लेजिटिमेट मतलब लीगल बच्चे के लिए। द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन फॉर अ पर्सन ऑफ लेजिटिमेट बर्थ इज द कंट्री वेयर एट द टाइम ऑफ बर्थ द फादर वॉज डोमिसाइल, ठीक है। कोई बच्चा है जो मतलब जायज है, ठीक है, तो उस केस में जहां पे बाप का डोमिसाइल होगा उस बच्चे का ओरिजिन डोमिसाइल वही माना जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 7 बोलता है। सेक्शन 8 बोलता है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ इनलिजिटिमेट चाइल्ड, कोई नाजायज बच्चा है, ठीक है, उसका डोमिसाइल क्या होगा, तो ये बोलता है कि उस बच्चे का जन्म, ठीक है, जिस माँ से हुआ है उस माँ का जो डोमिसाइल होगा वो डोमिसाइल उस बच्चे का ओरिजिन होगा, ठीक है। तो लेजिटिमेट में माँ का डोमिसाइल लगेगा और लेजिटिमेट में बाप का डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। सेक्शन 11 है स्पेशल मोड ऑफ एक्वायरिंग डोमिसाइल इन इंडिया। A person can acquire a domicile in India by making a written declaration to intent to acquire such domicile and depositing it in an office appointed by the state। अगर किसी को लगता है कि मुझे भारत का डोमिसाइल चाहिए तो उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा भारत सरकार के ऑफिस में, ठीक है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में। फिर वहां पर जो है उनको कम से कम 1 साल रहेंगे वो, तभी जो है वो एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो फिर वो आप उस स्पेशल मोड से डोमिसाइल अक्वायर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है डोमिसाइल नॉट अक्वायर बाय रेसिडेंस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे भारत में, भले ही बहुत साल से है, लेकिन उसको हम भारत का डोमिसाइल नहीं दे सकते। जैसे पाकिस्तान का दूतावास है इंडिया में, दिल्ली में, इसके बाद फ्रांस का, हर देश का है और बहुत सालों से रह रहे हैं, तो क्या हम उनको भारत का डोमिसाइल दे दें? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 बोलता है कि कोई भी बाहर का फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो जो है हमारे भारत का डोमिसाइल अक्वायर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही सब है मोटा मोटी, बाकी कुछ नहीं। एक सेक्शन 15 में बोलता है डोमिसाइल अक्वायर बाय वुमेन ऑन मैरिज। बाय मैरिज अ वुमन अक्वायर हर हस्बैंड डोमिसाइल इफ शी डिड नॉट हैव द सेम डोमिसाइल बिफोर, ठीक है। मान के चलिए मैंने शादी किया, मेरा डोमिसाइल भारत का है, मेरी वाइफ का जो है डोमिसाइल अमेरिका का है, ठीक है। तो अब जो मेरी वाइफ का वो होगा डोमिसाइल वो भारत का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों का डोमिसाइल अलग अलग था। अब हमने शादी कर ली तो हस्बैंड का डोमिसाइल जो है वाइफ के डोमिसाइल से अटैच हो जाता है, ठीक है। यही सब है मेन। इसके बाद एक और है प्रोविजन लूनेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू डोमिसाइल। एन इंसेन पर्सन कैन नॉट अक्वायर अ न्यू डोमिसाइल, ठीक है, एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग डोमिसाइल ऑफ अनदर पर्सन। कोई लूनेटिक बंदा है, इंसेन बंदा है, ठीक है, तो वो भी जो है नया डोमिसाइल अक्वायर नहीं कर सकता जब तक कोई उसके क्लोज रिलेटिव या अनदर पर्सन उसका जो है से हेल्प ना करे कि भाई ये मेरे साथ रह रहा है, ठीक है, इसको हमारे साथ जो है नागरिकता मिल जाना चाहिए, डोमिसाइल हो जाना चाहिए, तो आप करा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका डोमिसाइल से रिलेटेड ये लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल। नेक्स्ट था आपका इनका सवाल है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जब आपने लिया है ना तो वो जो है सवाल 2013 या 14 या 15 में पूछा है, ठीक है। ट्रिपल तलाक जब बैन हो गया उसके बाद एक भी बार नहीं पूछा गया है, तो ट्रिपल तलाक आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल तलाक बैन हो गया ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिपल तलाक का मतलब वही देखो, ट्रिपल तलाक जो है ना
जो इंस्टेंट तलाक देते थे ना, उसको बोला जाता है ट्रिपल तलाक, ठीक है, जिसको बैन कर दिया गया है भारत में। तो अब वो सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक जब नहीं था, मतलब जब बैन हुआ उससे पहले तो सवाल बनता ही था, तो वही सवाल आपने ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन रेफर्स टू दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ पर्सन्स डेथ बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन आउटलाइंड इन देयर विल, ठीक है। कोई भी बंदा जब मरने से पहले विल बना के जाता है कि मेरे प्रॉपर्टी को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्पोज कर देना, तो उसको क्या बोला जाता है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोला जाता है, ठीक है। यही आपसे यहाँ पे सवाल में पूछा गया था कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में बताइए। तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब क्या है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब किसी को जब आप विल करते हो, ठीक है, जैसे विल में आपने पूरा इंटेंशन क्लियर कर दिया, ठीक है, फिर आपने बता दिया कि भाई मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप बांट देना, ठीक है, तो उस विल को क्या बोला जाता है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अब यहाँ पे आपको टेस्टामेंट्री सक्सेशन के लिए कुछ एसेंशियल प्रोविजन बता देना है। क्या क्या मैंने बताया था प्रोविजन? अभी मैंने ग्रुप में बताया था, क्या था कि भाई वो जो विल है वो स्वेच्छा से बनाना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो उसके पास वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, उसका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को सही में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब जो है टेस्टामेंट्री सक्सेशन के अंदर आप एसेंशियल की तरफ से डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th के बाद, किधर गया इनका पेज भाग गया इनका, हाँ देखिए अगला सवाल है आपका शॉर्ट नोट में इनका काइंड्स ऑफ गार्डियनशिप, ठीक है। तो गार्डियनशिप कितने टाइप का होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गार्डियनशिप जो है, देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, किधर गया भाई, हाँ देखिए गार्डियनशिप जो है वो होता है आपका मुख्यतः तीन तरीके का होता है, लेकिन आप चाहो तो उसको 5 तरीके का बना सकते हो, ठीक है। 3 तरीके का कैसे होता है? पहला होता है गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन, ठीक है, इसको बोला जाता है हिजानत। मतलब गार्डियनशिप ऑफ अ पर्सन का मतलब क्या है? कि कोई भी बच्चा है जिसको किसी का जिसके लिए किसी को हम गार्डियन बना रहे हैं, तो गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन होता है। देखिए एग्जांपल फॉर द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन हिजानत, दिस रेफर्स टू द कस्टडी ऑफ अ माइनर, ठीक है, इनकम्पासिंग देयर केयर, education and well-being. The natural guardian, typically the father, or in his absence the paternal grandfather, holds this responsibility. The mother has also a significant role in the hijanat, ठीक है, particularly for a young children. तो गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन का मतलब होता है कोई भी माइनर बच्चा है जिसके देखभाल के लिए, एजुकेशन के लिए, वेल बीइंग के लिए किसी को गार्डियन रखा जाता है। तो ऐसे केस में नेचुरल गार्डियन जो होता है उसी को गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन कहा जाता है। इस जैसे में फादर हो गया, अगर फादर मर गए तो उनको पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर माँ को ये जो है रोल जाता है ये हिजानत का, ठीक है। तो गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन को हिजानत कहा जाता है अरबिक में। दूसरा है आपका गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, विलायत ए माल बोलते हैं इसको। तो ये मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी का गार्डियनशिप के लिए होगा। देखिए दिस इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ माइनर्स एसेट, बोला ना, जो भी माइनर के एसेट्स हैं, जो भी माइनर के नाम से कोई संपत्ति है, तो उसको जो भी उसके प्रॉपर्टी का गार्डियनशिप करेगा, देखभाल करेगा, रख रखाव करेगा, उसको बोला जाएगा गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा है गार्डियनशिप ऑफ मैरिज। गार्डियनशिप इन मैरिज को बोला जाता है जबर, JABR, जब्र, ठीक है। ये क्या होता है? दिस रेफर्स टू दी गार्डियंस पावर टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फॉर अ माइनर, ठीक है। कोई बच्चा है, अगर आप उसकी शादी करना चाहते हो, जो भी उनके गार्डियन होंगे उसके शादी कराएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? गार्डियनशिप इन मैरिज। मतलब सब कुछ तो इजी है यार। क्या है? पहला कि कोई पर्सन है, ठीक है, माइनर, तो उसका अगर कोई गार्डियन होगा तो गार्डियनशिप ऑफ पर्सन। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए कोई गार्डियन है तो गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें ये याद रखना सब में माइनर होना चाहिए, पर्सन भी माइनर होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी माइनर का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो गार्डियनशिप इन मैरिज है, मैरिज भी माइनर का होना चाहिए, ठीक है। उस केस के लिए ये गार्डियनशिप का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका टेस्टामेंट्री गार्डियन।
ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ टेस्टामेंटरी गार्डियन थ्रू अ विल, ठीक है, हु विल देन टेक केयर ऑफ देम ऑफ गार्डियनशिप आफ्टर द टेस्टेटर्स डेथ, ठीक है। कोई मर रहा है, मान के चलिए कोई फादर है, वो मर रहा है, वो अपने पीछे बच्चे को छोड़ रहा है, तो उसमें उसने अगर किसी बिल में लिख दिया है कि इसका जो देखभाल है नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर विल के थ्रू आप किसी को जो है गार्डियन बना के जाते हो तो उसको बोला जाता है टेस्टामेंटरी गार्डियन। तो ये हो गया चौथा गार्डियन। पांचवा गार्डियन है, ये वैसे मेन होता है तीन ही, एक पर्सन का, एक प्रॉपर्टी का, एक मैरिज का, ठीक है, ये तीन है। ये जो है टेस्टामेंटरी गार्डियन और ये डी फैक्टो गार्डियन, ये अलग से है, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका चाहिए तो आर्टिकल भेज देता हूं मैं, आप लोग पढ़ लेना, इजी रहेगा, ठीक है। टेस्टामेंटरी गार्डियन का मतलब विल बना के गए हो, किसी को गार्डियन उसमें अगर नियुक्त की हो तो टेस्टामेंटरी गार्डियन। और पांचवा है डी फैक्टो गार्डियन। डी फैक्टो गार्डियन का मतलब कि किसी को फॉर्मली अपॉइंट नहीं किया गया है गार्डियन के तौर पर, ठीक है, लेकिन किसी ने, कोई उसका रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, और उस बच्चे का कोई नहीं है, तो उसको जो है गार्डियन के तौर पर या तो कोर्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, या तो उसके जो भी नून होंगे उसको बोलेंगे कि भाई इसको जो है आप गार्डियन का कैपेसिटी दे सकते हो। तो ये जो है आपका डी फैक्टो गार्डियन, उसको गार्डियन मान लेगा। तो दिस रेफर्स टू अ गार्डियन हु इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड बट एक्ट इन अ गार्डियन कैपेसिटी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका। और ये जो है क्लोज फैमिली रिलेशनशिप वाले ही होते हैं जो उसका केयर टेकर हो सकता है, तो उसको बोला जाता है डी फैक्टो गार्डियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सीजे सर का। डी, देखो डी फैक्टो गार्डियनशिप का मतलब है कि किसी ने उसको गार्डियन नहीं बनाया है, ठीक है, या वो गार्डियन है ही नहीं बाय एक्ट, या उसने कोई कोई बच्चा है जिसका वो शुरू से ही देखभाल करते आ रहा है, ठीक है, हालांकि उसका गार्डियन का कैपेसिटी नहीं था, लेकिन लॉ क्या मानेगा कि भाई अगर किसी बच्चे का पालन पोषण करना है और कोई शुरू से करते आ रहा है ना, तो उसी को दे दो उसको गार्डियनशिप का, ठीक है। तो डी फैक्टो मतलब बाय लॉ वो गार्डियनशिप उसको मिल जाएगा, ठीक है। बेचने का हक नहीं रहेगा, डी फैक्टो में बेचने का हक नहीं होता है। बच्चे के केयर में, केयर टेकर में, ठीक है, जो भी लगेगा वो कर सकता है, बच्चे की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट गार्डियन बनता है, उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजे सर का, काइंड्स ऑफ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल मैंने अभी बताया ऊपर कि कितने टाइप का होता है, डोमिसाइल बाय ओरिजिन, डोमिसाइल बाय चॉइस, डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मान के चले मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो बेचूं ही नहीं, और मैंने विल बनाया और विल में लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी जो 100 एकड़ है मैं अपने बेटे को दे रहा हूं और ये अपने बेटे को देगा और फिर वो अपने बेटे को देगा, ऐसे करके वो प्रॉपर्टी हस्तांतरित होना चाहिए, बेचेगा नहीं कोई, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कोई? मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, मैं क्या बिल में ऐसा लिख सकता हूं कि ये 100 एकड़ जमीन ये मेरा बेटा बेच नहीं पाएगा, ये अगले जो हमारी जनरेशन आएंगी ये उसको 100 एकड़ एज इट इज सौंपेगा, ऐसा कोई बिल बना सकता है क्या? ऐसा कोई बिल नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बोलता है कि जैसे ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका हस्तांतरण होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ट्रेड कॉम जो जैसे मान के चलो प्रॉपर्टी डीलर है, सरकार को जीएसटी टैक्स, आपको पता है एक बिल्डिंग बेचने और खरीदने में सरकार को कितना टैक्स आता है, सरकार का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, बराबर। तो ट्रेड और कॉमर्स और ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर ना इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर सब ऐसे ही अपने अपने प्रॉपर्टी को ना अगले अगले पुष्प तक विल करते चले जाए तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, न सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, न प्रॉपर्टी डीलर कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, न दूसरा आदमी जिसको खरीदना है वो खरीद पाएगा, समझ रहे हो। तो जिसके पास जो जितना जमीन है वो तो वैसे ही बंद रह जाएगा, न किसी को जाएगा न किसी को आएगा, तो कैसे चलेगा। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बोलता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी
असीमित समय तक विल नहीं कर सकते। आपको विल बनाना है, आप विल में इतना लिख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगा, ठीक है। अब वो बेटा क्या करेगा, बेटे पे छोड़ दो, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिख सकते विल में कि मैं अपने बेटे को ये 10 एकड़ जमीन दे रहा हूं, और विल में लिख देते हो कि ये 10 एकड़ वो जमीन बेच नहीं पाएगा और ये 10 एकड़ हमारे अगले पीढ़ी तक लेके जाना चाहिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो हस्तांतरण होते रहना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर होते रहना चाहिए। आप किसी भी प्रॉपर्टी को बांध के नहीं रख सकते। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किधर गया यार, हीबा। हीबा अंडर मुस्लिम लॉ। हीबा का मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है। हीबा का मतलब क्या होता है, गिफ्ट होता है। ये गिफ्ट क्या होता है, ये अनकंडीशनल होता है। जैसे मान के चलिए मैं पिता हूं, मैं मान के चलिए मुस्लिम हूं, मैं पिता हूं, मैं अपनी बेटी को कोई गिफ्ट देना चाहता हूं, या मैं अपने दामाद को कोई गिफ्ट देना चाहता हूं, या कोई भी बंदा है जिसको मैं अपने स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से और मतलब गिफ्ट देना चाहता हूं और मैं तुरंत दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कल दूंगा परसों दूंगा, नहीं। मेरे पास एक घर है, मैं आज का आज अभी का अभी बिना किसी शर्त के अपने दामाद को दे दिया, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है। जो डोनर डोनी को बिना किसी एक्सचेंज के, बिना किसी कंसिडरेशन के, ठीक है, अनकंडीशनल और तुरंत किसी को अगर कोई गिफ्ट दे देता है तो उसको बोला जाता है हीबा। समझ में आया? ये जो हीबा होता है, हीबा का शर्त ये है कि आपको सामने वाले से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। बिना शर्त के आपको अपनी इच्छा से अगर कुछ देना है तो दे दो, और ये किसी भी तरीके से सेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैंने किसी को प्रॉपर्टी दिया तो वो सेल माना जाएगा क्या, जब मैंने उससे कुछ लिया ही नहीं? तो ये सेल नहीं होगा, और उसके रिटर्न में भी मैं कुछ नहीं लूंगा, तभी उसको हिबा कहा जाएगा। तो हिबा का मतलब अनकंडीशनल, बिना किसी एक्सचेंज के, बिना किसी कंसिडरेशन के, तुरंत जब मैं किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करूंगा तो मुस्लिम लॉ बोलता है कि ये हिबा कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, किधर गया पेज यार, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, अरे मेरा स्लाइड जो है ना इधर उधर घूम जाता है। अगला सवाल है, बीक्वेस्ट टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। बीक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को गिफ्ट करना या वसीयत करना या किसी तरीके से विल करना, यही सब होता है, ठीक है। तो बीक्वेस्ट का मतलब भी वही होता है, गिफ्ट टाइप का। तो देखिए बीक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, ए bequest to an unborn person is generally considered valid under law, ठीक है, बट विद स्पेसिफिक कंडीशन। कोई बच्चा है जो गर्भ में है, पेट में है, ठीक है, अगर मैं उसको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं पहले से ही कि मेरा ये जो बच्चा है वो आने वाला है, धरती पे आएगा ही, ठीक है, तो पहले से ही मैं उसके नाम से ये प्रॉपर्टी बिक्वेस्ट कर देता हूं, ठीक है, विल कर देता हूं, वसीयत कर देता हूं। तो वैसे तो ये वैलिड माना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसके। क्या कंडीशंस हैं? ए bequest to an unborn person is valid if it is preceded by a life interest in favor of a living person and the transfer is for the benefit of the unborn child, ठीक है। कोई भी जो bequest कर रहे हो वो अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए होना चाहिए वो ट्रांसफर, ठीक है, और वो जो होना चाहिए वो लिविंग पर्सन के फेवर में होना चाहिए। तब वो जो अनबॉर्न चाइल्ड के लिए जब आपने दिया है वो ट्रांसफर किया है वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा है, द अनबॉर्न चाइल्ड मस्ट इनहेरिट द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, नॉट अ लिमिटेड और लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो बच्चा होगा अनबॉर्न चाइल्ड, उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा उसके उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो यही है bequest to an unborn चाइल्ड के बारे में प्रोविजन। समझ में आया सभी को? ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका, इधर गया, रूल्स ऑफ क्रिश्चियन इंटीस्टेट सक्सेशन, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन लोगों के लिए जो है रूल्स पूछ रहा है, तो ये बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल करेंगे तो 11 भी बज जाएगा।
तो कल हमें क्या करना है, इनका क्या सब कितना सवाल बच गया है, ये हम लोग कर रहे हैं 9 बार। तो 9 के बाद हमारा 1 10 11 12 3 3 6, मतलब इनका 6 सवाल, और फिर हमारा जो बचेगा सिचुएशनल, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। और सिचुएशनल करेंगे तो भी बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि 2 घंटा कर लेंगे। आज थोड़ा मैं लेट आया ना, इसीलिए मैं इतना किया, ठीक है। तो कल जो है सिचुएशनल और ये 6 सवाल भी, और फिर लॉन्ग आंसर एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मेरे शॉर्ट नोट जो मैंने भेजा था वो करा दूंगा, इंपॉर्टेंट।